हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सॉरी। और शुरू करते हैं आपका भाई 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स, ये कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो, मैंने आपको सारे टॉपिक्स के 50-50 क्वेश्चंस कराए हैं, तो हम यहाँ भी 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक का आप सब जानते हैं कि इस टॉपिक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां यहाँ से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। लेट्स सी गाइस, एक एक करके शुरू करते हैं। आ जाइए फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ वन ऑफ यू विल हेल्प द नीडी यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। मैंने इनको सीक्वेंस में लगाया है इजी से डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है? इजी से डिफिकल्ट की तरफ मैंने इनको अरेंज किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इफ वन ऑफ यू विल हेल्प द नीडी यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। मतलब जब हम कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जो इफ से शुरू होता है, तो इफ के बाद कभी भी विल और शैल नहीं आता। यानी कि इफ के बाद कभी भी जब फ्यूचर की बात की जाती है तो प्रेजेंट का सेंटेंस लिखा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इफ वन ऑफ यू विल नहीं आएगा, वन के साथ हेल्प नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हेल्प्स। करेक्ट आंसर होगा हेल्प्स, ठीक है? इफ वन ऑफ यू हेल्प्स द नीडी यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा। तो हम आपको बता दूं कि इनकी 50 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कंडीशनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको कंडीशनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ इट्स स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। ठीक है, देखो अब कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें कंडीशन और रिजल्ट के बीच में एक बैलेंस करना होता है। मैंने लिखा इफ इट्स स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग, ठीक है? यदि मैं देखा हूं इफ इट्स स्नोड, ये मेरा पास्ट में लिखा गया है, और वी विल गो स्केटिंग ये मेरा फ्यूचर में लिखा गया है। तो इसको सही करने के तो दो तरीके हैं। अगर मैं इसको प्रेजेंट कर दूं इफ इट स्नोज टुमारो, तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर मैं स्नोड को देख के यहाँ पे वुड कर दूं। ऐसे ही होता है ना कि जब इफ कंडीशन होती है, अगर उसमें क्या आ जाए, उसमें पास्ट आ जाए, सिंपल पास्ट आ जाए, तो रिजल्ट क्लॉज में क्या करते हैं? रिजल्ट क्लॉज में वुड के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये तरीका है ना, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ जो टुमारो लिखा गया ये गड़बड़ कर देगा। टुमारो का यूज कभी भी पास्ट में होता ही नहीं है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, स्नोड नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा SNOWS, स्नोज होगा, ठीक है? तो इफ इट स्नोज टुमारो वी विल गो स्केटिंग, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर किस पार्ट में होगा? इसका आंसर आपका ए पार्ट में होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चंस कराऊंगा और इन 50 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको कंफर्म करता हूं कि आपको कंडीशनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इजी से लेके डिफिकल्ट तक चारों कंडीशंस, मिक्स्ड कंडीशंस, सब कुछ इसमें कराया गया। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं कंडीशनल में मैच करके वो भी कराएंगे, ठीक है? चलिए, इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है? अब जब हम इफ कंडीशनल को देखते हैं तो इफ के बाद कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वुड का यूज नहीं किया जाता, ना वुड का, ना कुड का, शुड का, इसका यूज नहीं करते हैं। तो क्या होगा? अब मैं देख पा रहा हूं कि रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। तो ये कौन सी कंडीशनल होगा बेटे? पास्ट कंडीशनल होगा। और अगर पास्ट कंडीशनल होगा तो यहाँ वुड भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा हैड। इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, ठीक है? इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, तो मैं कह सकता हूं कि आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो मैं एग्जामिनेशन को पास कर लेता, ठीक? तो करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का किस पार्ट में हुआ? ए पार्ट में होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कहता है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ठीक, चलो शुरू करें। हम हमेशा कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे और रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है? कंडीशनल और रिजल्ट के बीच में बड़ा सीधा तरीका है कि मानो कंडीशनल प्रेजेंट का है तो रिजल्ट फ्यूचर का होगा, कंडीशनल प्रेजेंट का है तो रिजल्ट प्रेजेंट का होगा, यदि यूनिवर्सल चीजें आ जाएं। कंडीशनल में आपके पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। कंडीशनल में आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है? चलिए शुरू करें। मैंने कहा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ क्या ये बेटा कंडीशनल सेंटेंस है? इसके बाद में लिखा गया डू नॉट वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है? यू के साथ आ सकता है नेगेटिव। यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है? ये लाइकली कंडीशन है, नहीं करोगे तो नहीं होगा, इसका मतलब लाइकली कंडीशन है। करेक्ट आंसर नो एरर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। सेंटेंस का आंसर डी पार्ट में होगा, ठीक है? यानी कि नो एरर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4, नो एरर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Unless these differences will be resolved soon, there will be an adverse effect on foreign investment. Okay, देखिए, unless जो लिखा गया ये एक
कंजंक्शन है। अनलेस का मतलब होता क्या, अगर अनलेस को मैं ओपन करूं तो इसका मतलब इफ प्लस नॉट होता है, यानी कि इसके अंदर यदि भी होता है और इसके अंदर नॉट भी होता है। अनलेस के अंदर नेगेटिविटी छुपी होती है, नॉट छिपा होता है। तो अनलेस दीज डिफरेंसेस विल बी रिजॉल्व, तो विल बी रिजॉल्व सून, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या है, अनलेस कंडीशनल सेंटेंस है तो ये कभी फ्यूचर के सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं लिखता है। मतलब अगर कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर आ जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, उसका लिखा गया टेंस हमेशा प्रेजेंट का होगा। तो यहां जो लिखा हो गया ना विल बी रिजॉल्व, ये गलत है। तो विल बी रिजॉल्व नहीं होगा अनलेस दीज डिफरेंसेस आर रिजॉल्व सून। कैसे लिखोगे, आर रिजॉल्व सून। अब ये आर रिजॉल्व सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये लिखा किस में गया है, ये लिखा गया पैसिव वॉइस में। ये नोट कर लेना, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया। किसी को ऐसा लगे कि सर इसमें आर कैसे आ गया, तो जो आर रिजॉल्व लिखा गया पैसिव वॉइस में लिखा गया है, और विल बी जो लिखा गया वो फ्यूचर में लिखा गया, सिंपल फ्यूचर। तो ये विल बी को मैंने आर रिजॉल्व कर दिया, ऐसे इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हैड प्रीति वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉटन द जॉब शी डिसाइडेड। ठीक है, देखिए तो हैड के साथ हमने देखा हैड से लिखा गया सेंटेंस। अब होता क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, ये सेंटेंस बेटा लिखा गया इनवर्जन में। किस में लिखा गया, ये लिखा गया, आप नोट करना, इनवर्जन में। ठीक है, इनवर्जन में क्या होता है कि जब आप सेंटेंस को इनवर्जन में लिखते हैं तो इस सेंटेंस को आप या तो ऐसे लिखो, इफ प्रीति हैड वर्कड, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये तरीका सही है, इफ प्रीति हैड वर्कड, ये रेगुलर सेंटेंस बन गया। और अगर मैं इन्वर्जन चाहता हूं तो मैं सेंटेंस को हैड से लिख देता हूं। कंडीशनल सेंटेंस को इन्वर्जन में लिखा जा सकता है। तो सेंटेंस लिखा गया हैड प्रीति वर्कड हार्ड। तो मैं देख रहा हूं कि जब इफ वाले सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो रिजल्ट क्लॉज में जो आता है वो वुड होता है, वुड के साथ हैव आता है, और वुड हैव के साथ प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ऐसे लिखा है ना, वुड हैव। तो विल नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड होगा। वुड के बाद हैव होगा, गॉटन नहीं आएगा, गॉट विल बी द करेक्ट आंसर। तो वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड होगा। और करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में बनेगा, ये बच्चे आपका बी पार्ट में होगा। ठीक है, वो ये है, ये बी पार्ट होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा ना पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे, कंडीशनल रट जाएगा, समझिए मास्टर क्लास है कंडीशनल की। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, if you had not come in time the child would have taken away by the ducats। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना कैसे। मैंने कहा if you had not, if के बाद देखो had है, had के बाद not के बाद कम है। कम की वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई है, थर्ड फॉर्म लिखी गई है। कम के कम होता है, थर्ड फॉर्म लिखा गया। द चाइल्ड वुड हैव के साथ क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वुड हैव टेकन अवे बाय द डकेट्स। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ कंडीशनल के स्ट्रक्चर में लाऊं तो सेंटेंस सही है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो होगा उसको डकैट्स लेके जाएंगे। इसका मतलब जो बच्चा है वो नॉन डूअर है। वो कौन है, वो नॉन डूअर है। और जब बच्चा नॉन डूअर है तो सेंटेंस लिखा गया पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डकैट्स। समझ गए, वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डकैट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंडीशनल की मास्टर क्लास है। यहां मैं सिर्फ आपको 4 कंडीशंस नहीं कराऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कंडीशनल में और क्या क्या सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। Farmers would not fight against the government if they had been provided with a negotiable amount of their crops। ठीक है, देखिए हमने देखा सेंटेंस शुरू हुआ फार्मर से, फार्मर के साथ वुड नॉट फाइट लिखा गया। वुड नॉट फाइट का मतलब है ये एक इमेजिनरी कंडीशन हो गई, रिजल्ट होगा जो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ बताता है कंडीशन, इफ दे हैड बीन प्रोवाइडेड, पैसिव वॉइस में ना, दे हैड बीन प्रोवाइडेड विद अ नेगोशिएबल अमाउंट। तो ये मुझे बताता है ये पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी कि पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो जब उन्हें अच्छा अमाउंट नहीं मिला होगा तो तभी तो लड़े होंगे, इसका मतलब लड़े भी तो पास्ट में होंगे। अगर पास्ट में लड़े तो वुड नॉट हैव आएगा, वुड नॉट हैव, और फाइट की जगह हो जाएगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउट। तो कैसे लिखेंगे, वुड नॉट हैव फाउट। मैं दोबारा लिख देता हूं, FOUGHT, फाउट। ठीक है, तो वुड नॉट हैव फाउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर किस पार्ट में होगा बच्चे, ए पार्ट में होगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंड द मनी। ठीक है, फिर मिलाते हैं। हमने देखा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिफिकल्टीज आई वुड हैव, आई है, इसके बाद देखो वुड है, वुड के बाद हैव है, सेंड द मनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको वर्ब्स कितनी क्लियर है। देखो कैसे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंड, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है SENT सेंट, और थर्ड फॉर्म होती है SENT सेंट। सही है, सेंड सेंट सेंट होगा। और अगर ऐसा है इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंट, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सेंड नहीं होगा, यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सेंट। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि आंसर किस पार्ट में होगा? बी पार्ट में होगा। ठीक है, तो अब इन सब में क्या समझ आ रहा है हमें कि हम सिर्फ कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स ही ना मिलाते रहे, कि ऐसी गलती ना हो जाए कि हम सिर्फ कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो और एग्जामिनर हमारे साथ कुछ और ही गेम खेल रहा हो। इसीलिए मैंने मास्टर क्लास बनाई है। मैं चाहता हूं कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे। He has saved his son if he had been provided with money on time. He has saved his son if he had been provided with money on time. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे लिखा गया है। कंडीशनल लिखा गया इफ कंडीशन है हैड बीन प्रोवाइडेड विद मनी ऑन टाइम। यदि उसे पैसा पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी कि पास्ट में समय पे मिल जाता तो वो अपने बच्चे को बचा लेता। अब बच्चा कब बचाया जाता? पास्ट में। अगर ऐसा है तो ही के साथ क्या लगाएंगे? ही वुड हैव। आ गया समझ? he would have saved his son if he had been provided with money on time. पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन, उसका हाइपोथेटिकल रिजल्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा? इसका ए पार्ट में होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेट्स सी। Unless students are not able to understand the basics of the language, they will not be able to solve the logical questions. अब देखो एक नया और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कैसे लिखा गया। Unless जो होता है ये कंजंक्शन तो है, और मैंने अभी क्या बताया था, इसका मतलब होता है if प्लस नॉट, यानी कि इसके अंदर नॉट पहले से इनबिल्डेड होता है। अगर ऐसा है तो ये वाला नॉट नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, या तो लिखो इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर अनलेस स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अनलेस बिल्कुल सही लिखा गया है, इसके साथ कभी नॉट नहीं लगाते हैं, तो आंसर किस पार्ट में होगा? आंसर आपका ए पार्ट में होगा। मजा आ रहा है? बातें समझ आ रही हैं? 50 क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू फ्रीज वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट विल कन्वर्ट इनटू आइस। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, देखिए कैसे। हमने देखा इफ के बाद में इफ यू फ्रीज लिखा गया, प्रेजेंट का सेंटेंस है, वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट विल कन्वर्ट इनटू आइस। ये बिल्कुल सही लिखा गया कि जब इफ के साथ में प्रेजेंट आता है तो रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर लगा दिया जाता है, एकदम सही। लेकिन जब हम ये कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड, समझेंगे इसको, if you work hard तो हमें लिखना होता है you will पास। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, इससे मुझे समझ आता है कि मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं जिसका मतलब है लाइकली, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं व्यक्त होती हैं कि ऐसा हो सकता है, ये लाइकली कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस ये कहता है कि यदि आप फ्रीज करोगे वाटर को 0 डिग्री से नीचे तो ये वाटर जो होगा या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये लाइकली कंडीशन है, ऐसी संभावनाएं हैं। आप कह सकते हो नहीं सर ये तो फैक्ट है, और अगर ये फैक्ट है तो विल कन्वर्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका कन्वर्ट्स। करेक्ट आंसर होगा आपका कन्वर्ट्स। तो इफ यू फ्रीज वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। आंसर आपका सी पार्ट में बन जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए। सपोज इफ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स गॉट इंजुरीज वुड वी स्टॉप प्लेइंग। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो अक्सर हम बोलते हैं, जैसे मैं रोजाना डेली ये काम करता हूं, ठीक है, तुम रोजाना डेली मुझसे मिल लिया करो। जब मैं रोजाना कह रहा हूं तो डेली का क्या कॉन्सेप्ट है? सेम है, मैं कह रहा हूं सपोज इफ, आप ये भी कंडीशनल यूज करो, ये भी कंडीशनल यूज कर दे, तो हटा देते कोई भी एक, सपोज भी हटा सकते हो, इफ भी हटा सकते हो, तो आंसर ए पार्ट में होगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। आगे हम देखते हैं गॉट होगा
तो देखो गॉट के बाद में हमने क्या लिखा है, वुड वी स्टॉप लिखा है। ठीक है, सही है, बात समझ आ गई। तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर यहाँ भी ए पार्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट आइए। मैं आपको 10-20 नहीं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा कंडीशनल के। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, एक बार इस क्लास को कर लो, कंडीशनल में दिक्कत नहीं रहने वाली है। Had the hunter realized that the forest was so dense, he would not have come here for hunting. अब देखिए, अगर आपने ढंग से नहीं देखा, आपने देखा had लिखा गया, had के बाद में वर्ब की फॉर्म आ गई है। ठीक है, फॉरेस्ट वॉज सो डेंस वी वुड आपने देख लिया, हैव देख लिया, कम देख लिया, सब सही लग रहा है, लेकिन यही समझना है हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन रियलाइज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो REALISED रियलाइज्ड होगा, ये लिखा जाएगा। आंसर आपका ए पार्ट में होगा, मार्क कर लेंगे। ठीक है, हैड द हंटर रियलाइज्ड, ठीक, ये आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस पे आप कैसे फोकस करोगे, सोचो, अगर ना दिए जाए भाई, अगर ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ना करूं तो कैसे फोकस करोगे, आप तो कंडीशनल में वही मिलाते रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखो और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। The Prime Minister said that India would not have spent so much on defense if some of the neighboring countries adopted the policy of restricting defense expenditure. अब सेंटेंस कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर सेड, इसका मतलब ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात है तो दैट इंडिया वुड नॉट हैव स्पेंट सो मच ऑन डिफेंस, नहीं खर्च किया होता है, यानी कि समवेयर इन पास्ट इफ सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज अडॉप्टेड। तो बेटा अडॉप्टेड नहीं होगा, इट शुड बी हैड अडॉप्टेड होगा, यानी कि हम पास्ट की बात करें पूरे सेंटेंसेस में तो पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन बनेगी। करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। If I would have realized what a bad driver you were, I would not have come with you. देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। इफ है आपका कंडीशनल सेंटेंस, इसके बाद में वुड का यूज नहीं होगा, वुड हैव रियलाइज नहीं आएगा। आंसर तो हो गया ए पार्ट में, बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा। समटाइम्स वी सी सम क्वेश्चंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन पेपर ऑल्सो, समटाइम्स दे मे बी फिलर्स, तो हमें समझ आना चाहिए। तो मैंने देखा वुड नॉट हैव कम लिखा गया है, इसका मतलब वुड और हैव नहीं आएगा, यहां करेक्ट आंसर होगा हैड। नाउ आई कैन एक्सप्लेन, यदि इफ के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो रिजल्ट क्लॉज में वुड नॉट के वुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ आई वॉज यू आई वुड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गेस्ट। यदि मैं तुम होता तो मैं, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो उसको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कर देता। ठीक है, तो ये फ्यूचर, यदि मैं तुम हूं तो उसे गेस्ट से इंट्रोड्यूस कर दूं, ये कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इमेजिनेशन की बात आती है तो वॉज नहीं लगाते हैं, करेक्ट आंसर वर होगा। इफ आई वर यू, यानी कि आंसर ए पार्ट में होगा। आपने बहुत क्वेश्चंस पढ़े होंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। ये पूरी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करती है, पास्ट के बारे में कभी भी बात नहीं करती है। तो हमने देखा आई वुड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू वुड सक्सीड इन कॉलेज इफ यू आर डिलीजेंट इन योर स्टडीज। ठीक है, बड़ा सीधा सा तरीका है, हम क्वेश्चन को ऐसे समझ पा रहे हैं। इफ यू वुड सक्सीड इन कॉलेज, इफ मतलब यू वुड सक्सीड इन कॉलेज इफ यू आर डिलीजेंट इन योर स्टडीज। ठीक है, अब मैंने देखा कि यू के साथ वुड लिखा गया, यू वुड सक्सीड इन कॉलेज इफ यू आर डिलीजेंट इन योर स्टडीज। ठीक है, तो इफ यू आर डिलीजेंट कंडीशन किसकी है, प्रेजेंट की है, तो आप वुड नहीं लगाएंगे। इफ यू आर डिलीजेंट यू विल सक्सीड, तुम सक्सीड हो जाओगे। 18 का करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा। कंडीशन आपकी प्रेजेंट में है, रिजल्ट आपका प्रेजेंट में होगा, और ये प्रोबेबल कंडीशंस या फिर लाइकली कंडीशन लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड हैव युवराज सिंह डन वंडर्स इफ ही हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द लास्ट इनिंग्स। एकदम वंडरफुल क्वेश्चन, देखिए कैसे आप क्या मिलाओगे, इफ के बाद ही और हैड बीन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना तो आपको समझ आ गया कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जा सकता है, तो पैसिव वॉइस में ही है। इफ ही हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द लास्ट इनिंग्स बाय द सेलेक्टर्स, बिल्कुल सही है। अब जब ये हैड बीन में तो यहाँ क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वुड के बाद हैव आएगा और डन होगा। क्या यहाँ भी पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं, यहाँ तो डूअर कौन है, युवराज सिंह है, तो वुड युवराज सिंह, वुड हैव युवराज सिंह डन वंडर्स। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा यूनिक फ्रेम किया है। होता क्या है
कि जब ये सेंटेंस बच्चों के सामने आता है तो वो बस कंडीशनल चेक करते हैं, उनको लगता है कि कंडीशन भी सही है, रिजल्ट भी सही है, तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। बट देयर इज अ ट्रिक। ये जो मैंने लिखी है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में लिखी गई, यानी कि इसको हम कहते हैं कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, जिसके दो वर्ब से बनी हुई है। तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में जो रूट वर्ड होता है बस वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले रखा जाता है और बाकी पार्ट को बाद में लग देते हैं। तो सेंटेंस कैसे दिखाई देगा? वुड युवराज सिंह हैव डन वंडर्स? आंसर आपका ए पार्ट में होगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये एक मास्टर क्लास है जिसमें आपको बहुत कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द टेररिस्ट अटैक कुड बी अवॉइडेड। यहाँ जो अटैक एज अ नाउन यूज हुआ है, द टेररिस्ट अटैक कुड बी अवॉइडेड इफ द डिपार्टमेंट हैड मेड टाइमली डिसीजंस। टेररिस्ट अटैक को टाल दिया जा सकता था, पॉसिबिलिटीज ऐसी संभावनाएं थी यदि हैड टेक टाइमली डिसीजंस, यदि टाइमली डिसीजंस ले लिए गए होते। तो मैंने देखा इफ सेंटेंस में लिखा गया है, इसके बाद में मैं देख पा रहा हूं हैड है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी वाली साइड में हमने क्या बताया था? वुड शुड कुड के साथ हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि कुड है, कुड के बाद बी है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कहीं ना कहीं मैं देखूं तो कुड यानी कि जो प्रेजेंट होता है, जो कुड हम लिखते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, सिर्फ उसका पैसिव वॉइस लिखा गया, लेकिन ये तो कुड हैव होना चाहिए था। तो आपको लिखना पड़ेगा कुड, कुड के बाद हैव आएगा, कुड हैव। अब पैसिव वॉइस लगाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन होगी। तो ये सेंटेंस बनेगा कुड हैव बीन अवर्टेड, द टेररिस्ट अटैक कुड हैव बीन अवर्टेड इफ द डिपार्टमेंट हैड मेड टाइमली डिसीजंस। ठीक है, आंसर किस पार्ट में होगा? फिर से आंसर आपका ए पार्ट में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल अटेंड द इवेंट इफ आई एम इनवाइटेड। ओके, क्या आंसर होगा? सोच के देखो। आपने कहा आई विल अटेंड द इवेंट इफ आई एम इनवाइटेड। इफ के बाद आई एम इनवाइटेड, प्रेजेंट का सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं वो क्या लिखा गया? विल अटेंड लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट की कंडीशन है और फ्यूचर का रिजल्ट है, तो ये कैसी कंडीशन है? ये एक लाइकली कंडीशन है। आप तो प्रोबेबल बता रहे हो, संभावना बता रहे हो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नो एरर होगा, इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आइए। इफ वी हैड लर्नड इंग्लिश वी वुड हैव नॉट फेस्ड डिफिकल्टीज। फिर दोबारा से ऐसे ही क्लासिकल क्वेश्चन देखो कैसे। हमने कहा इफ के बाद वी लिखा, वी के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही लिखा गया। ये इसका मतलब पास्ट कंडीशन है। वी के बाद फिर वुड आना चाहिए, वुड के बाद हैव आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ कंडीशनल का ज्ञान है तो मैं कहूंगा कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जामिनर ने ये थोड़ी कहा है कि मैं सिर्फ यही पूछूंगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां हम देखें क्या गलती है, यहां समझो। ये जो हम यूज कर रहे हैं कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, और हमेशा याद रखना कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में जो नॉट होता है ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब होता है और इसकी पोजीशन हमेशा मिड पोजीशन होती है, और ये मिड पोजीशन रूट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखी जाती है। तो यहां जो एरर होगा वो ये होगा, इस नॉट की पोजीशन आपको यहां रखनी होगी। तो आप कैसे लिखेंगे? इफ वी हैड लर्नड इंग्लिश वी वुड नॉट हैव फेस्ड डिफिकल्टीज। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो आंसर किस पार्ट में होगा बेटा? आंसर यहां आपका बी पार्ट में होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इफ आई वर इन गोवा राइट नाउ आई सनबेथ ऑन अ बीच। बताइए क्या आंसर होगा। अभी कह रहे हैं यदि मैं गोवा में होता इस समय पे, ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोथेटिकल बात है, मैं गोवा में नहीं हूं, इसलिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं पास्ट में गोवा में होता। ठीक है, तो आपने लिखा इफ आई वर इन गोवा राइट नाउ, तो आई, ठीक। आई के साथ क्या लिखूं? आई वुड सनबाथ, मैं करता। और जब मैं कह रहा हूं अभी की बात कर रहा हूं तो वुड बी सन बाथिंग ऑन अ बीच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में होगा, बात खत्म होगी, सीधा सीधा आंसर है। मतलब बात वही है, वुड सनबाथ का मतलब है करता, लेकिन जब मैं कह रहा हूं यदि मैं अब होता तो सनबाथ कर रहा होता, इसका मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन प्रेजेंट में गोइंग ऑन लिख रहा है। ठीक है, तो सेम मैंने रिजल्ट लिख दिया है, आंसर आपका सी पार्ट में होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इफ द वेदर इंप्रूव्ड आवर क्रॉप्स वुड हैव फ्लोरिश्ड। ठीक है, क्या आंसर होगा? इफ द वेदर इंप्रूव्ड मतलब यदि वेदर कैसा होगा? इंप्रूव होगा, तो आर
क्रॉप्स वुड हैव फ्लोरिस्ड। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा, वुड के साथ हैव नहीं आएगा, फ्लोरिस्ड नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा FLOURISH, ये आंसर होगा बेटा फ्लोरिश। ठीक है, समझ गए आप क्यों ऐसा होगा। इफ के बाद जब आपने पास्ट में सेंटेंस लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोथेटिकली इफ द वेदर इंप्रूव्ड, यदि इंप्रूव हो जाए वेदर तो हमारी क्रॉप्स भी कैसी होंगी, वो बहुत फ्लोरिश करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ रोहन वर मोर क्रिएटिव द कंपनी वुड हैव सेंट हिम टू न्यू दिल्ली और टू वर्क ऑन द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, इफ रोहन वर मोर क्रिएटिव, यदि रोहन मोर क्रिएटिव होता, या तो प्रेजेंट की बात करें या फिर हम फ्यूचर की बात करें। ठीक है, इफ रोहन वर मोर क्रिएटिव द कंपनी वुड हैव सेंट, तो बेटा वुड हैव सेंट नहीं होगा, वुड सेंड होगा, वुड सेंड होगा, क्योंकि क्या है, ये तो हाइपोथेटिकल सी बात है ना। इफ रोहन वर मोर क्रिएटिव, ना तो क्रिएटिव है ना भेजा गया, द कंपनी वुड सेंड हिम टू न्यू दिल्ली टू वर्क ऑन द न्यू एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो इसके लिए भेज देती। तो करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में होगा, 25th का करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 25th का आंसर बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इफ आई वर नॉट गोइंग ऑन माई बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट मंथ आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट न्यू असाइनमेंट एट वर्क। अब इसमें सोचो क्या एरर हो सकता है, कंडीशनल तो मिलाना ही मिलाना है, यदि कुछ और दिखाई दे रहा है तो बताओ। इफ के साथ आई वर नॉट गोइंग तो बिल्कुल सही है, इमेजिनरी सेंटेंस है, ऑन माई बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है तो नेक्स्ट मंथ लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि मैं नहीं जा रहा हूंगा नेक्स्ट मंथ, ये इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल है, तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट न्यू असाइनमेंट एट वर्क, तो मैं ये कर चुका हूंगा पास्ट में, यदि मैं नहीं जा रहा हूंगा तो मैं कर चुका हूंगा। तो ये जो कंडीशन है ये प्रेजेंट की है, देख पा रहे हो, और ये कंडीशन बेटा रिजल्ट कब का है, पास्ट का है, रिजल्ट आपका पास्ट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नो एरर सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको आप कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। ये मिक्स्ड कंडीशनल क्यों है, दोबारा से समझेंगे कैसे बना है। देखो, इफ आई वर नॉट गोइंग ऑन बिजनेस, ठीक है, ये या तो प्रेजेंट की बात करता है या फिर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इफ आई वर नॉट गोइंग ऑन बिजनेस, यदि मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा हूं, मतलब इमेजिनेशन के साथ कह रहा है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन है, यदि ऐसा पॉसिबिलिटीज में ऐसा हुआ, सो आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट न्यू असाइनमेंट एट वर्क, तो मैंने उसको कर लूंगा, यानी कि उससे पहले मैं कर लूंगा यदि नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पास्ट की कंडीशन है, तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा, नो एरर है। नेक्स्ट आइए, If my parents were not coming this weekend, I would plan a nice trip just for the two of us to the mountain. ठीक है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, एक बार देखिए ढंग से सेंटेंसेस के। देखिए, इफ माई पेरेंट्स वर नॉट कमिंग दिस वीकेंड, यदि वो इस वीकेंड नहीं आ रहे हैं, इमेजिनेशन है पूरी तरीके से। ठीक है, पॉसिबिलिटीज और कुछ नहीं कह रहा है, पास्ट में कह रहा है, तो इसका मतलब इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, यदि वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आई वुड प्लान a nice trip just for the two of us to the mountain, तो मैं प्लान कर लेता। यदि वो नहीं आ रहे तो मैं प्लान कर लेता, नहीं आ रहे स्पीक प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, प्लान कर लेता पास्ट में, तो वुड हैव प्लान्ड होगा, वुड हैव प्लान्ड होगा, वुड हैव प्लान्ड होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा बेटा, नोट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी पार्ट में होगा, प्लान नहीं आएगा, प्लान्ड आएगा। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इफ करण हैड गॉटन द जॉब, इफ करण हैड गॉटन द जॉब इंस्टेड ऑफ रोहन ही वुड मूव टू मुंबई। ठीक है, देखिए, इफ करण हैड गॉटन द जॉब, ठीक है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है, इंस्टेड ऑफ रोहन, ठीक है, ही। अब एक बात बताओ, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है तो वुड के साथ क्या लगाओगे, सिर्फ वुड मूव लगाओगे या कुछ और लिखोगे, तो समझ आ गया होगा, वुड मूव थोड़ी आएगा, वुड हैव मूव्ड आएगा, वुड हैव मूव्ड होगा, वुड हैव मूव्ड होगा। ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड के वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 29, माई फैमिली वुड नॉट बाई द कार इफ दे हैड सीन द डैमेज, मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं खरीदती कार को यदि उन्होंने डैमेज देख लिया होता। तो माई फैमिली वुड नॉट बाई द कार इफ दे हैड, इफ के बाद दे आ गया, दे के बाद हैड है, हैड के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो अगर उन्होंने डैमेज देख लिया होता तो नहीं खरीदते, डैमेज पास्ट में देखते, खरीदते पास्ट में, तो वुड नॉट बाई नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा हैव,
और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी बॉट। अगर ऐसा करना है तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में बन जाता है। तो माई फैमिली वुड नॉट हैव बॉट द कार इफ दे हैड सीन द डैमेज। डैमेज देख लेते तो नहीं खरीदी होती। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द किड्स एट टू मच शुगर दे विल हैव कैविटीज। ठीक है, देखिए कुछ कैसे क्वेश्चंस होती हैं जिनमें दो आंसर भी पॉसिबल है, लेकिन यह समझना होता है कि क्या बनाना है। जैसे मैंने कहा इफ द किड्स एट टू मच शुगर दे विल हैव कैविटीज, तो मैं विल का वुड कर सकता हूं। यदि मैं वुड कर दूं तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा ना, इफ ही केम या इफ आई बिकेम द पीएम आई वुड हेल्प द हेल्पलेस। यदि मैं बन गया तो मैं लोगों की मदद करूंगा। ये कैसी कंडीशन होती है जिसमें आदमी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं है, पूरी तरीके से इमेजिनेशन होती है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं होती। अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से इमेजिनेशन में, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इफ द किड्स एट टू मच शुगर, यदि वो खाएंगे या खाते तो दे वुड हैव कैविटीज, कैविटीज हो जाती। आप कहेंगे सर ये इमेजिनेशन थोड़ी है, इट्स अ लाइकली कंडीशन। सजेशन दिया जाता है कि ज्यादा कैंडीज मत खाओ, ज्यादा शुगर मत खाओ, वरना कैविटीज हो जाएंगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं और सोच सकते हैं तो एट नहीं आएगा, ईट आएगा। तो यहाँ ईट होगा और यहाँ वुड नहीं होगा, अब यहाँ विल सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, ए पार्ट में होगा। समझ गए कि इफ द किड्स ईट टू मच शुगर, यदि बहुत ज्यादा खाएंगे दे विल हैव कैविटीज, उनको कैविटीज हो जाएंगी। लाइकली कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन नहीं है। तो कभी कभी हमें ऐसा भी देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। तो आंसर ए पार्ट में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ आई विंस दैट मच मनी आई वुड क्विट माई जॉब द नेक्स्ट डे। यदि मैं पैसे जीत लूं तो मैं अगले दिन ही जॉब छोड़ दूं। इमेजिनेशन है पूरी तरीके से, तो इफ आई विंस नहीं होगा, इफ आई वॉन होगा। कैसे लिखेंगे, इफ आई वॉन दैट मच मनी, ये एक सपना है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोबेबल कंडीशन। तो इफ आई वॉन दैट मच मनी आई वुड क्विट माई जॉब द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही जॉब छोड़ दूंगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में हो गया, करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा, पूरी तरीके से इमेजिनेशन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32। अब तो मजा आ रहा है बच्चों, इंटरेस्टिंग लग रही है ना क्लास। 50 क्वेश्चन है, करते करते आप भी कह दोगे कि हाँ सर हो गया। ठीक है ना, मतलब 50 क्वेश्चन है, पूरे करोगे तो कह दोगे सर कंडीशनल रट गया, अब तो छोड़ दो, सारी चीजें याद आ गई। लेकिन मैंने चीजें अलग अलग भी की हैं इसमें, सिर्फ कंडीशनल नहीं है। इफ मैनकाइंड डोंट डू समथिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज। अब आप देख रहे हो कि इफ के साथ प्रेजेंट लिखा गया है और यह फ्यूचर लिखा गया, यानी कि लाइकली कंडीशन है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत हो गया। मैनकाइंड कैसा है, सिंगुलर है, तो डोंट नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डज आएगा। डज नॉट डू, आगे ना समझ, तो ए पार्ट में एरर होगा। अब देखो ये भी तो क्वेश्चन है, तो मैं आपके उस भ्रम को ब्रेक कर रहा हूं कि जब आप इफ वाला सेंटेंस देख के और सिर्फ उन चार कंडीशंस को ही मिलाते रहते हो कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर होगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, या फिर पास्ट के साथ में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मैं कुछ वो वाले जो आपने आइडियोलॉजी बना रखी है अपनी, या तरीका बना रखा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ आई हैड ओन्ड अ कार आई वुड हैव ड्रोव टू वर्क। इफ आई हैड ओन्ड अ कार आई वुड हैव ड्रोव टू वर्क, क्या आंसर होगा। देखिए इफ लिखा गया, इफ के बाद हैड आ गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इफ आई हैड ओन्ड अ कार आई वुड हैव ड्रोव। ठीक, अब आप क्या देखोगे, वुड आ गया, वुड के बाद हैव आ गया और हैव के बाद ड्रोव आ गया। ठीक है, तो आपने देखा सब कुछ सही है, लेकिन एक बात बताओ, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है DRIVE ड्राइव, सेकंड फॉर्म क्या होती है DROVE ड्रोव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है DRIVEN ड्राइव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है संयुक्ता वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इफ शी हैड मोर मनी। तो संयुक्ता वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ये पास्ट में कभी घूम ली होती इफ शी हैड मोर मनी, यदि उसके पास बहुत पैसे होते। ठीक है, अब ये सोच के देखो, ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। एक इमेजिनरी कंडीशन है कि यदि बहुत पैसे होते तो वह दुनिया घूम लेता। तो करेक्ट आंसर क्या है, इफ शी हैड मोर मनी, तो वुड हैव ट्रेवल्ड नहीं होगा, क्या लिखेंगे, वुड ट्रेवल लिखेंगे, वुड ट्रैवल लिखेंगे, आंसर ए पार्ट में होगा। वुड ट्रैवल लिखेंगे, आंसर ए पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इफ आई वर रिच आई वुड बाई दैट फरारी वी सॉ यस्टरडे।
इफ आई वर रिच आई वुड बाई दैट फरारी वी सॉ यस्टरडे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, समझो। आप क्या देखोगे, इफ आई वर रिच, सर्वर आ गया, ठीक है, और आई वुड बाई आ गया। इस तरीके से देखा जाए तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताओ, जब ये कंडीशन बनती है तो ये जो रिजल्ट आता है इसका, अगर ये कंडीशन आप पूछो किस में बनती है, तो कहते हो आप ये सर इमेजिनरी कंडीशन होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में बनती है। इफ आई वर रिच, यदि मैं पैसे वाला हो जाऊं, यानी कि या तो अब हो जाऊं या फिर फ्यूचर में हो जाऊं, ठीक है, तो मैं फरारी भी तो तभी खरीदूंगा। इसका मतलब हो गया आई वुड बाई दैट फरारी। यहां तक बात सही है। लेकिन वी सॉ यस्टरडे जो हमने कल देखी उसको खरीदूंगा, ये अब ये जो चीजें तो पास्ट में चली गई ना, कि अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मैं उसको खरीद देता जो मैंने पास्ट में देखी थी। ठीक है, तो आई वुड बाई नहीं होगा, आई वुड हैव बॉट होगा, क्योंकि ये भी मिक्स्ड कंडीशनल है बेटा, नोट कर लेना। मिक्स्ड कंडीशनल है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है ना वो पास्ट में हाइपोथेटिकल है, इट्स नॉट इन प्रेजेंट और फ्यूचर। क्योंकि आप करो वो जो मैंने कल देखी ना उसको खरीद देता, पास्ट में खरीद देते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा, मिक्स्ड कंडीशनल। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ समीर स्पोक रशियन ही वुड हैव ट्रांसलेटेड द लेटर फॉर यू। इफ समीर स्पोक रशियन ही वुड हैव ट्रांसलेटेड द लेटर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखो। देखो, इफ सेम क्वेश्चन जो अभी कराया था बिल्कुल ऐसे ही है। इफ समीर स्पोक रशियन, यदि वो रशियन बोल पाता या बोल लेता, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में फ्यूचर में, तो ही वुड हैव ट्रांसलेटेड द लेटर फॉर यू, यानी कि प्रेजेंट की आपकी क्या है, कंडीशन है, लेकिन रिजल्ट किसका है, रिजल्ट है पास्ट का, हाइपोथेटिकल। तो आपकी ये भी मिक्स्ड कंडीशनल और आंसर डी पार्ट में होगा। ये नो एरर सेंटेंस है, करेक्ट आंसर डी होगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आइए। आई वुड रीड मोर एज अ चाइल्ड इफ आई हैडंट वॉच्ड सो मच टीवी। क्या लिखा गया, आई वुड रीड मोर एज अ चाइल्ड इफ आई हैडंट वॉच्ड सो मच टीवी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देख के बताइए। ठीक है, देखो, आई वुड रीड मोर एज अ चाइल्ड इफ के बाद आई आ गया, आई के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो वुड के साथ क्या आएगा बेटा, वुड के साथ हैव आएगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड लिखी जाएगी, READ। बोला रेड जाता है, लिखा रेडी जाता है, ए पार्ट में एरर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया, आई वुड हैव रेड मोर एज अ चाइल्ड इफ आई हैडंट वॉच्ड सो मच टीवी। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, करण वुड हैव गॉट द जॉब एंड मूव टू जापान इफ ही हैड स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल। ठीक, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन मैंने लिया है आपके लिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा आपको और आपने बहुत सारी चीजें यहाँ सीखी होंगी, ऐसी तो मैं आशा कर सकता हूँ। ठीक है, तो करण वुड हैव गॉट द जॉब एंड मूव टू जापान इफ ही हैड स्टडीड इंग्लिश इन स्कूल। ठीक है, अब आप पहले कंडीशनल सेंटेंस को देखो, कंडीशनल में क्या लिखा गया, ठीक, और मिला दो। कंडीशनल में लिखा गया इफ के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। आपने देखा वुड लिखा, हैव लिखा, थर्ड फॉर्म लिखेगी, यानी कि बिल्कुल सही है। बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम में इतना ही करते हैं, लेकिन हमने क्या करा, हमने ट्रिक लगा दी, गुड हैव गॉट द जॉब एंड के बाद एक और वर्ब लगा दी ना, तो बेटे ये भी तो इससे जुड़ी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर मूव्ड होगा। यानी कि आंसर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। अब आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे मिलवाएगा नहीं, उससे थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं। पता चला कि हम मिलाने में लगे रहे, एग्जामिनर ने कुछ और पूछ लिया। इफ सोहन हैड वर्कड हार्डर ही वुड अर्न मोर मनी। ठीक है, इफ सोहन हैड वर्कड हार्डर ही वुड अर्न मोर मनी। अब इस सेंटेंस में ऐसे समझ के देखो, अगर सोहन ने मेहनत की होती तो अच्छा पैसा कमा लेता, तो जब करता तभी तो कमाता, पास्ट के हाइपोथेटिकल रिजल्ट भी है। तो वुड के साथ अर्न नहीं आएगा, वुड के साथ हैव होगा और हैव के साथ EARNED अर्नड होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में होगा, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड हैव बॉट दैट कंप्यूटर व्हेन इट हैड बीन चीपर। आई वुड हैव बॉट दैट कंप्यूटर व्हेन इट हैड बीन चीपर। ठीक है, यह एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम इफ की जगह वैन का भी यूज कर लेते हैं, इफ इक्वल्स टू वैन, हम ये मान लेते हैं कि जहाँ इफ आता है वहाँ वैन भी लगा देते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन याद रखना वैन जो होता है वो तभी लगा सकते हैं जब बेटा कंडीशंस फिक्स्ड हो। जैसे आपने कहा कि इफ यू प्रेस दिस बटन टीवी स्विच्ड ऑफ। ठीक, ये एक सर्टेन कंडीशन है जिसमें निश्चितता की बात हो रही है, तो वैन का यूज आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू स्विच ऑन द लाइट इट स्प्रेड्स, मतलब एवरीथिंग इज विजिबल, तो आप ऐसा लगा सकते हैं व्हेन यू स्विच्ड ऑन द लाइट एवरीथिंग इज विजिबल, आप ये लिख सकते हैं।
लेकिन इफ जो हाइपोथेटिकल होता है वहां कभी वैन नहीं लगाते। तो आंसर ये है कि यहाँ वैन नहीं आएगा, यहाँ बेटा इफ होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में नोट कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन कि वैन और इफ का क्या डिफरेंस है। If I had won the lottery, I would be rich now. If I had won the lottery, I would be rich now. अब इसमें फिर से देखो कि हमने कैसे लिखा है भाई, कैसे लिख रहे हो। if के साथ हमने कहा है had लिखा है, if I had won, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, I would be rich now। अब ये बताइए, अब की बात कर रहे हैं, तो ये जो had won है, if I had won the lottery, मतलब मैंने कभी जीत ली होती पास्ट में, अगर मैंने तब लॉटरी जीत ली होती पास्ट में हाइपोथेटिकल कंडीशन, तो मैं अब अमीर होता। वुड भी लिखा गया, सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। कौन सा कंडीशनल है नोट कर लेना, ये भी आपका मिक्स्ड कंडीशनल है। कोई आपसे पूछे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप बता सकते हैं कि देखो यहाँ जो कंडीशन लिखी गई है वो कभी पास्ट की हो सकती है। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, यदि मैंने कभी लॉटरी जीत ली होती, ठीक है, तो आई वुड बी रिच नाउ, जीती मैंने बेशक पास्ट में होती, लेकिन अब अमीर होता तो ये हो। अगर मैं कह दूं आई वुड हैव बीन रिच नाउ, तो अब मैं अमीर हो जाता, हाइपोथेटिकल लगेगा नहीं। नाउ के साथ आप वुड लगा सकते हो, वुड हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि वो परफेक्ट होता है और पास्ट को एड्रेस करता है। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा डी। इसका मतलब इट्स अ नो एरर सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इफ आई टुक इंग्लिश इन हाई स्कूल आई वुड हैव हैड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। इफ आई टुक इंग्लिश इन हाई स्कूल आई वुड हैव हैड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें भी ध्यान से देखो क्या क्या लिखा गया, ठीक है। इफ आई टुक इंग्लिश इन हाई स्कूल, यदि मैं हाई स्कूल में इंग्लिश ले लेता तो मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती। हाई स्कूल में इंग्लिश लेता, ये मुझे बताता है कि मैं पास्ट की हाइपोथेटिकल की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने हाई स्कूल किया था तब मैंने इंग्लिश नहीं ली थी। अगर ऐसा है तो टुक नहीं आएगा, क्या आंसर होगा, हैड टेकन होगा। तो अब आप देख रहे होगे कि क्वेश्चंस के अंदर बेटा बिल्कुल अच्छे से क्लास भी है कि आप समझ भी पा रहे हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मिलाना मिलाना टुक आ गया तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका ए पार्ट में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। If she signed up for the ski trip last week, she would be joining us tomorrow. If she signed up for the ski trip last week, she would be joining us tomorrow, ठीक है। अब फिर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए कैसे हम बात करें, इफ शी साइंड अप, ठीक है, फॉर द ट्रिप, इसकी ट्रिप लास्ट वीक, शी वुड बी ज्वाइनिंग अस टुमारो, तो वो हमें कल ज्वाइन करी होगी। लेकिन ट्रिप कब साइन किया गया था, समवेयर इन पास्ट, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, तो इफ शी हैड साइंड अप होगा, ठीक है। इफ शी हैड साइंड होगा, ये भी आपका मिक्स कंडीशनल और आंसर ए पार्ट में होगा, ठीक है। क्या कहा गया, इफ शी हैड साइंड अप फॉर द इसकी लास्ट वीक, जब उसने लास्ट वीक साइन किया होता, हाइपोथेटिकल पास्ट हो गया, तो ज्वाइनिंग अस टुमारो, विल वुड बी ज्वाइनिंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि कल ज्वाइन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट 44 कहता है इफ शी वाज नोइंग द ट्रुथ शी वुड टेल अस एवरीथिंग राइट नाउ। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो इफ शी वाज नोइंग आप देखेंगे पास्ट में है और अब वुड टेल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझो बेटा, नो में तो कभी आईएनजी आती ही नहीं है, तो वॉज भी हटा दो, करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यू होगा। अब ये देखो है तो सेंटेंस कंडीशनल का देखने में, लेकिन क्वेश्चन कहां से बना दिया हमने, टाइम एंड टेंस से, कि नो क्या है, ये तो एक स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब्स में कभी आईएनजी लगता ही नहीं है। टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, लुक, हैप्पी, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, बिलीव, हैव, ओन, नो, इनमें कोई आईएनजी नहीं लगता है। तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वॉज गोइंग टू दैट कंसर्ट टूनाइट आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनेशन पे लिखा जाता है, तो इमेजिनेशन वॉज से नहीं लिखी जाती है, वर्ड से लिखी जाती है। तो इफ आई वर गोइंग टू दैट कंसर्ट टूनाइट आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका ए पार्ट में होगा। मजा आ रहा है बेटा, कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। आउट ऑफ 50 आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा, जिससे मेरा भी एकदम कहते हैं ना मोरल ऊपर बना रहे और मैं आपके लिए और बेहतरीन सेशंस बनाता जाऊं। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट और लाइकेंस, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना है और इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं देखता हूं कि इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, ठीक है, यदि होती या हो इमेजिनेशन होगी, तो इट इज मोर लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बरीड विच इज बरीड या विच वुड बी बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट, ठीक। जब ये एग्जिस्टेड कह रहा है, इमेजिनेशन पास्ट में है, तो इट
इज नहीं होगा, इट वुड बी होगा, इट वुड बी मोस्ट लाइकली, इट वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। ठीक है, मार्क कर दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड दैट मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन इज हेल्थी। यहाँ कई सारी चीजें देखो, इफ के बाद लिखा गया सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो दैट मीन्स प्रेजेंट में है, इफ के बाद ये कंडीशन प्रेजेंट में है, इफ के बाद ये कंडीशन प्रेजेंट में, तो ये मैं कहाँ कहाँ पास्ट में चेंज करूँ। हो दोनों तरीके से सही सकता है कि हम कह दें कि हीट एंड कोल्ड वर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन वर हेल्दी, ठीक है, वॉज हेल्दी, लेकिन जब ये सब प्रेजेंट में तो इसको प्रेजेंट में कर दो। कैसे कर दो, इफ सन एंड मून इज बैलेंस्ड, कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में हो जाएगा, लाइकली कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इफ आई हैड बी लकी आई वुड हैव कॉट अ स्वार्म ऑफ फिश। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन फिर से। अब हम क्या मिला रहे हैं, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ गया और वुड के साथ हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्कुल मिला लिया। लेकिन एक बार बताओ, वर्ब होती है CATCH कैच, सेकंड फॉर्म होती है COUGHT कॉट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है COUGST कॉट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर स्पेलिंग सही करनी पड़ी, CAUGHT कॉट होगा बेटा। ठीक है, ए आएगा, सॉरी, कैच कॉट कॉट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में होगा, कॉट होगा, बी पार्ट में होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, दिस वन। तो वर्ब की फॉर्म्स पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, कैच कॉट कॉट होगा, तो CAUGST कर लेना इसको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स वुड नो व्हाट यू रियली वांटेड ही वुड हैव हेल्प्ड यू इन रेन और साइन। ठीक है, अब इसमें फिर से मिलाते हैं। अब देखो सीधा सा तरीका 49 में, इफ के बाद में वन ऑफ योर फ्रेंड्स वुड आ गया, ठीक है, तो गलत हो गया। अब हमने देखा वुड हैव हेल्प्ड होगा, तो क्या लिखेंगे, ये सब हटा दो। इफ वन ऑफ योर फ्रेंड हैड, नो का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन हो जाएगा। तो इफ वन ऑफ योर फ्रेंड हैड नोन व्हाट यू रियली वांटेड ही वुड हैव हेल्प्ड यू इन रेन और साइन। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, ये आपका बी पार्ट में होगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, इफ यू ब्रेक्स द लॉ विच इज क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट यू मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, देखिए इफ के बाद प्रेजेंट आ गया, इज क्रिएटेड आ गया, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड प्रेजेंट ही है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। अब एरर कहाँ होगा, एरर टाइम एंड टेंसेस का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू प्लूरल है, ब्रेक्स नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ब्रेक होगा। तो गेट रेडी फॉर सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व। सो आई होप आपको सेशन बढ़िया से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आउट ऑफ 50 आपने कितने सही किए हैं। देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज, सो स्पेशल डिस्काउंट टिल 15th ऑफ दिसंबर 2025। ये एक फाउंडेशन बैच है, ये सारी फैकल्टीज हैं, 50% ऑफ रहेगा इस बैच पे। इट्स लाइक अ अर्ली बर्ड डिस्काउंट। और ये फाउंडेशन बैच आपको देता है 800 घंटे की लर्निंग देता है, 30+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 3000+ पेजेस के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, 30+ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बैच है जिसे आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स फॉर CDS एंड द सेम इज फॉर द OTA। आपको भी पीछे नहीं छोड़ा गया, आपके लिए भी पूरा 50% डिस्काउंट है, बट डिस्काउंट सिर्फ बेटा टिल 15th ऑफ दिसंबर तक है। इट्स अर्ली बर्ड डिस्काउंट। फाउंडेशन बैचेस हम सब जानते हैं क्योंकि बड़े इतने होते हैं, 3 से 4 महीने लेते हैं कंप्लीट करने में। इसके बाद हमें जरूरत होती है एक रिवीजन बैच की। उससे अलग मैं बात करता हूँ आपके लिए और चीज़ें। तो ये कुछ कैप्सूल कोर्सेज हैं, वो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनके लिए हमने कुछ ऐसे कैप्सूल कोर्सेज निकाले हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोर्स ले सकते हैं, जैसे सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो पूरी तरीके से एक्सपर्ट हैं, दे जस्ट वांट टू प्रैक्टिस। तो उनके लिए हमने लॉन्च की है बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो CDS के लिए भी है, OT के लिए भी, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एंड यू वांट कि मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा समझ आता है, कुछ बच्चे होते हैं ना वीडियो देख के समझते हैं, कुछ वही हमारी वाली आदत में जब तक नॉवल हाथ में ना हो, लाइनें खींच ना दे, तब तक मजा नहीं आता है। तो वी आर लॉन्चिंग दिस साइज, ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको पता है CDS के लिए 3000 से ज्यादा पेजेस के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आप CDS के या OT के नोट्स ले सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे सिर्फ वही पढ़ना है, आप उसके भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये यहाँ आपके लिए अवेलेबल है।
उससे लग ये है आपका पूरा अपना डिजिटल बेंचर्स। तो आज ही डिजिटल बेंचर्स के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जहां आपको बैचेस लेने हैं, या www.digitalventures पे आप लॉगिन कर सकते हैं, वहां भी आपको ये बैचेस मिल जाते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है डिजिटल बेंचर्स का, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स हियर। और साथ के साथ बच्चों 7800099699 ये आपके लिए नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जहां आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, एक तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना डिजिटल बेंचर्स को प्ले स्टोर से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।